दोस्तों ये स्टोरी का 48 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। रुद्र की बाह के चारों ओर अपनी बाहों को लपेटते हुए आराध्या ने पूछा, मिस्टर सिंघानिया आप इतने क्यूट क्यों हैं? हाँ, क्योंकि मेरी एक बहुत क्यूट वाइफ है, रुद्र ने कहा। उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए आराध्या ने कहा, हमें आज रात बहुत सी बातें करनी है। रुद्र ने हंसते हुए कहा, क्या तुम कंफर्म हो कि तुम आज रात बात करना चाहती हो? हाँ, शायद कल सुबह, आराध्या ने कहा। रुद्र ने उसके हाथ जोड़कर पूछा, टायर्ड? आराध्या मुस्कुराई और कहा, आई एम सो हैप्पी। आउच! वैशाली सिद्धार्थ ने आराध्या और रुद्र का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए चिल्लाया। जब उन्होंने वैशाली को सिद्धार्थ के कान खींचते हुए देखा तो आराध्या मुस्कुराई और पूछा, वैशाली तुम क्या कर रही हो? वह पहले से ही जानता था कि मिस्टर सिंघानिया टोपी वाला आदमी है, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। पिछली रात भी जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वैशाली ने उसके कान जोर से खींचते हुए कहा, आउच बेबी, रुद्र ने मुझे इस बारे में किसी को नहीं बताने के लिए कहा था, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने कहा कि किसी को मत बताना, लेकिन मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि यह बात अपनी पत्नी से दूर रखो। अपनी पत्नी से झूठ बोलना तुम्हारी पसंद थी तो मेरी नहीं। यू आज अचानक वैशाली के जोर से कान खींचने से वह चौंक गया। तुम इसके लिए मिस्टर सिंघानिया को ब्लेम नहीं कर सकते, या तुम्हारी गलती है, वैशाली ने कहा। रुद्र की तरफ देखते हुए आराध्या ने कहा, आप भी एक अच्छी पिटाई के लायक हो। उसके गालों को चूमते हुए रुद्र ने कहा, तुम मुझे जो चाहे पनिशमेंट दे सकती हो या फिर मार भी सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराध्या ने हंसते हुए कहा, हाउ सी मिस्टर सिंघानिया, मैं भरोसा नहीं कर सकता कि तुम्हारे जैसे आदमी ने उस टाइम इतनी सिली थिंक की थी, लियो ने ओल्ड वॉइस में कहा। आराध्या भौं चढ़ाई और पूछा, तुम किसे सिली कह रहे हो? आराध्या, तुम्हें नहीं पता कि उसने उस टाइम क्या किया था, लियो ने कहा। उसने क्या किया? आराध्या ने पूछा। लियो ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और कहा, उसने मुझे तुमसे दूर रहने की धमकी दी और उसने मेरी पिटाई भी की थी। मुझे सच में लगता है कि तुम्हें और अयान को एक और सबक सिखाने की जरूरत है, सिद्धार्थ ने कहा। आराध्या की ओर मुड़ते हुए रुद्र ने अपना सिर नीचे किया और उसके कमर पर पिंच करते हुए आराध्या चिल्लाई, आपको उसे धमकाने और पीटने की हिम्मत थी, लेकिन आप मुझे आकर यह बता नहीं पाए कि आपके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है। अपने होठों को थपथपाते हुए रुद्र ने कहा, सॉरी, मैं डर गया था। उसके गालों को सहलाते हुए आराध्या ने कहा, अब ऐसा चेहरा मत बनाइए। उसके गालों पर किस करते हुए रुद्र ने कहा, आई लव यू। लियो उनके रोमांटिक मोमेंट को देखकर चुप हो गया। किसने सोचा होगा कि एक कोल्ड बिजनेसमैन अपनी वाइफ के साथ इतना शौक और रोमांटिक होगा। अरे आराध्या, लुक, वैशाली ने कहा। जल्दी से अपनी सीट से उठकर आराध्या और वैशाली उन लड़कियों के ग्रुप की ओर दौड़ पड़ी जो खुशी से आपस में बात कर रही थी। आराध्या वैशाली के वहां से चले जाने के बाद रुद्र अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने सूट के बटन लगाते हुए मुस्कुराकर कहा, लियोनार्डो बेक। लियो ने सरकास्टिक मुस्कुराया और कहा, अजीब टोपी वाला लड़का। रुद्र ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सबको मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन आराध्या अब मेरी वाइफ है और मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसे हिट करना बंद करो, वरना मैं यह कन्फर्म कर लूंगा कि तुम कभी यहाँ ना रह पाओ। लियो ने दांत पीसते हुए कहा। तुम उसके कंधे को थपथपाते हुए रुद्र ने कहा, क्या बेक इंटरप्राइज मुंबई में भी एक ब्रांच ओपन करने की कोशिश नहीं कर रही है? और क्या बैग इंटरप्राइज भी सिंघानिया इंडस्ट्रीज और मल्होत्रा एंटरप्राइज के साथ कोलैबोरेशन नहीं करना चाहती? फिर सिद्धार्थ की ओर इशारा करते हुए रुद्र ने कहा, मल्होत्रा एंटरप्राइज, और फिर खुद की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, सिंघानिया एंटरप्राइज। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम पीछे हट जाओ और हमें परेशान करना बंद करो। रुद्र के शब्दों को सुनकर लियो ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसके एक्सप्रेशन को देखकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, स्टीफन बैक तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे अगर हम तुम्हारी वजह से उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दे? वह तुम पर कितना गुस्सा करेंगे ना। अपने दांत पीसते हुए लियो ने अपना पैर जमीन पर पटक दिया और चला गया। लियो के चले जाने के बाद सिद्धार्थ हंसा और बोला, अच्छा, यह बहुत बढ़िया था। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? क्या
तुमने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? रुद्र ने पूछा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, मैं पहले इसके बारे में तुमसे बात करना चाहता था। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम वापस जाने के बाद इस पर डिस्कस करते हैं। आज तुमने जो भी किया वह बहुत ज्यादा रोमांटिक और वेलकमिंग था, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्र मुस्कुराया और बोला, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि उसे यह सब पसंद आया। अपने ओल्ड कॉलेज मित्र से लगभग मिडनाइट तक बात करने के बाद जब रुद्र आराध्या के पास गया तो उसने उसे अपने ब्रेस्ट को रब करते हुए देखा। यह देखकर रुद्र ने उसे पीछे से गले लगाते हुए पूछा, टायर्ड? उसकी तरफ झुककर आराध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, हाँ, आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। रुद्र ने उसके नेक पर किस करते हुए कहा, चलो हमारे अपने रूम में चलते हैं। जब आराध्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया तो रुद्र ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया और बाहर चला गया। आराध्या ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, रुद्र, आप क्या कर रहे हो? सभी हमें देख रहे हैं। रुद्र हंसा और बोला, हम पहले ही उनके सामने किस कर चुके हैं। अपना सिर उसके सीने पर रखकर आराध्या ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। रूम के अंदर बेडरूम के अंदर आकर रुद्र ने आराध्या को चेंज करने में हेल्प की और उसके बाद उसे बेड पर लिटाकर वह खुद फ्रेश होकर वापस आकर उसे अपनी बाहों में भरकर लेट गया। अपना सिर उसकी छाती पर रखते हुए आराध्या ने पूछा, रुद्र, आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? रुद्र हंसा और बोला, वैसे मैंने पहले ही तुम्हें इसके बारे में बता दिया था। अपना सिर ऊपर उठाकर आराध्या ने हैरानी से पूछा, कब? तुम्हें वह दिन याद है जब तुमने मुझे सेड्यूस किया था और पूरी रात मेरा एडवांटेज लिया था? रुद्र ने पूछा। उसके सीने पर मारते हुए आराध्या ने कहा, अरे यह आप थे जिन्होंने मेरा एडवांटेज लिया था? रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम वही थे जिसने मेरे प्योर बॉडी का फायदा उठाया। नहीं, आराध्या फ्रस्ट्रेट करते हुए बोली। अच्छा, तो तुम बताओ, किसने उस दिन सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था? रुद्र ने कहा, मैं, आराध्या ने जवाब दिया। वह कौन थी जिसने मुझे सेड्यूस करने के लिए सेक्सी ड्रेस पहनना शुरू किया था? रुद्र ने पूछा। मैं, आराध्या ने जवाब दिया। वह कौन थी जिसने कहा था कि वह मेरे साथ लव मेकिंग करना चाहती है? रुद्र ने कहा। अब तुम देखो, तुम ही थे जिसने मेरा एडवांटेज लिया था, रुद्र ने कहा। उसकी बातें सुनकर आराध्या हैरान हो गई। फिर कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए बोली, अगर मैंने आपका एडवांटेज लिया, अगर मैं नहीं होती तो कौन आपको सेड्यूस करेगा? रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मिसेस सिंघानिया के बिना कोई और मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि रुद्र सिंघानिया सिर्फ आराध्या सिंघानिया का ही है। आराध्या मुस्कुराई और कहा, अच्छा, तो जैसा कि मैं कह रहा था, उस रात मैंने तुमसे कहा था कि मैं अजीब टोपी वाला लड़का हूँ, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, रुद्र ने कहा। आराध्या ने अपने होठों को थपथपाया और कहा, हाँ, मुझे लगा कि आप मजाक कर रहे हो। वेल, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, रुद्र ने कहा। उसके सीने से सटकर आराध्या ने पूछा, रुद्र, क्या आपको लगता है कि अगर आपने उस टाइम अपने फीलिंग के बारे में मुझे बताया होता तो अभी सब कुछ अलग होता? अगर मैं उस टाइम तुम्हें प्रपोज करता तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करती? रुद्र ने पूछा। आराध्या ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे नहीं पता। उसकी पीठ थपथपाते हुए रुद्र ने कहा, मैंने उस टाइम तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। तुमसे मुझे डर था कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। आराध्या मुस्कुराई और पूछा, तो आपने धमकी दी थी? रुद्र ने आह भरी और कहा, वेरी सॉरी। क्या आप ही वह थे जिसने उस रात में मेरी देखभाल की थी जब मैं नशे में थी? आराध्या ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं ही था। और उस रात तुमने मेरे गाल पर किस किया था और यह भी कहा था कि मैं बहुत हैंडसम नहीं। मैंने ऐसा नहीं किया, आराध्या ने कहा। रुद्र हंसा और बोला, अरे हाँ, तुमने किया। वैसे भी मैं नशे में थी, आराध्या ने कहा। थोड़ी देर रुक कर आराध्या ने पूछा, क्या आप वही थे? आराध्या, मैंने कॉलेज में तुम्हारे लिए सब कुछ किया। आराध्या की बात को बीच में काटते हुए रुद्र ने कहा। आराध्या ने आह भरते हुए कहा, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि आप ही वह अजीब टोपी वाले लड़के हो और मैंने आपसे शादी की है। रुद्र ने हंसते हुए कहा, वैसे यह बहुत अजीब टोपी वाला लड़का अब दोबारा किस करने वाला है तुम्हें? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे सिर्फ आपका किस ही नहीं चाहिए, बल्कि मुझे आपकी पूरी बॉडी चाहिए। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बॉडी पर मेरी आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारा हक है। सिद्धार्थ और वैशाली का रूम। वैशाली के पीठ को रब करते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, क्या अब तुम्हें बेटर फील हो रहा है? तौलिए से अपना चेहरा पोंछते हुए वैशाली ने कहा, हाँ। धीरे से वैशाली के पेट को सहलाते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, तुमने क्या खाया था आज? वैशाली ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने कुछ भी कृपी नहीं खाया था। क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो? सिद्धार्थ ने पूछा।
वैशाली ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी देर गले लगा लो और मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके चारों ओर अपनी बाहों को लपेटते हुए सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुम एक बार फिर से उल्टी जैसा फील करती हो तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला और तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो। सिद्धार्थ, वैशाली ने धीरे से कहा। हाँ, सिद्धार्थ ने कहा, मैंने लास्ट मंथ पीरियड मिस किया और इस मंथ भी। वैशाली ने धीरे से कहा, यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरा मतलब है बहुत सारी लड़कियों को इरेगुलर पीरियड होते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ की ओर कुछ देर देखते हुए वैशाली ने गहरी सांस ली और कहा, तुम बहुत बड़े स्टूपिड हो मिस्टर मल्होत्रा। यह सुनकर सिद्धार्थ ने भौं चढ़ाकर कहा, रुको, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मैंने क्या किया। लेकिन वैशाली ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उसे खुद से दूर धकेल दिया और बेड की तरफ चली गई। वहीं सिद्धार्थ काफी देर तक एक ही जगह पर एक स्टैचू की तरह खड़ा रहा और समझने की कोशिश करने लगा कि वह वैशाली ने इससे क्या कहा था। और अचानक जब उसे रियलाइज हुआ तो उसने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। हॉस्पिटल, मैंने पहले ही तुम्हारे ब्लड सैंपल को लैब में भेज दिया, 1 घंटे के अंदर हमें रिपोर्ट मिल जाएगी, अंबिका ने कहा। सिद्धार्थ ने भौं चढ़ाकर पूछा, 1 घंटा या बहुत ज्यादा है, मैं टेंशन से मर जाऊं। सिद्धार्थ की ओर अपनी आंखों को रोल करते हुए अंबिका ने कहा, जब तक हमें टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिल जाती हम स्टार्टिंग में अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, लेट्स डू इट, वैशाली ने कहा। जेल लगाने के बाद अंबिका ने पूछा, रेडी, वैशाली ने अपना सिर हिलाया और कुछ गहरी सांसें ली। वैशाली का हाथ पकड़कर सिद्धार्थ ने कहा, डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ, उसके सिर पर मारते हुए अंबिका ने कहा। सिद्धार्थ, वह बच्चे को जन्म नहीं दे रही है, यह सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड है, अब एक तरफ हटो नहीं तो मैं इस मशीन को तुम्हारे सिर पर मार दूंगी। सिद्धार्थ चुपचाप अंबिका की बात मानकर कुछ कदम पीछे हट गया। हार्मोन्स समय समय पर ऊपर नीचे होते रहते हैं, कल रात उसने मुझसे कहा कि वह मेरे सिर पर टेबल तोड़ देगी और बाद में यह कहते हुए रोने लगी कि अगर वह ऐसा करेगी तो मुझे खून बहेगा, सार्थक ने कहा, जो अब तक पूरी तरह से शांत था। क्या प्रेगनेंसी हार्मोन्स इतनी ज्यादा खतरनाक होते हैं, सिद्धार्थ ने पूछा। सार्थक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं और रुद्र रोज इधर उधर क्यों भागते रहते हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम अपने प्रेग्नेंट वाइफ का गुस्सा नहीं देखना चाहते, वरना हमें इसके कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन टेंशन मत करो, तुम भी जल्दी ही हमारे क्लब में ज्वाइन करने वाले हो। क्या तुम दोनों शोर मचाना बंद करोगे? उन दोनों की तरफ देखते हुए अंबिका गुस्से में चिल्लाई। यह सुनकर सार्थक अपने होठों पर उंगली रखकर चुपचाप बैठ गया। एक छोटे से लगभग नोटिसेबल डॉट की तरफ इशारा करते हुए अंबिका ने कहा, क्या तुम उस छोटी सी चीज को देख पा रही हो? वैशाली ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ। अंबिका मुस्कुराई और बोली, ओके, तो फिर यही तुम्हारा बेबी है। यह सुनकर सिद्धार्थ जल्दी से वैशाली की ओर दौड़ा और बोला, मैं भी देखना चाहता हूँ। स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए अंबिका ने कहा, देखो। सिद्धार्थ ने झटके से आंखें फैलाई और पूछा, इतना छोटा? मुझे लगता है कि यह सिर्फ 5 से 6 वीक का है, अंबिका ने कहा। क्या मैं जल्दी ही डैड बनने वाला हूँ? सिद्धार्थ ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए पूछा। दूसरी ओर वैशाली की आंखों में आंसू आ गए और सिद्धार्थ का हाथ पकड़ कर वह बोली, हमारा बेबी। वहीं जब सार्थक ने अंबिका की आंखों में आंसू देखे तो उसने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। जल्दी से उसके पास जाकर उसकी पीठ सहलाते हुए सार्थक ने कहा, अरे क्या हुआ बेबी तुम्हें? सार्थक के सीने पर अपना सिर टिकाते हुए अंबिका ने कहा, मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। सिद्धार्थ को देखो, वह रो रहा है। जब मैंने तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो तुम रोए भी नहीं। सार्थक ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सामने नहीं रोया, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा रोया। तभी एक नर्स रूम के अंदर आई और कहा, डॉक्टर अंबिका, यह टेस्ट रिपोर्ट है, चलो मेरे केबिन में चलो, अंबिका ने कहा। अंबिका के केबिन के अंदर रिपोर्ट को देखते हुए अंबिका ने अपनी भौहें उठाई और कहा, अब यह बहुत अजीब है। सिद्धार्थ ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा HCG लेवल बहुत हाई है, अंबिका ने कहा। क्या वह बुरा है? वैशाली ने पूछा। अंबिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। फिर सिद्धार्थ ने पूछा। अंबिका ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे पेट में ट्विंस बेबी है। वैशाली ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, ओ गॉड। हालांकि HCG लेवल रिलायबल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह ट्विंस सही में है। तुम्हारे 10 या 13 वीक के प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद ही यह कंफर्म कर सकती हूँ, अंबिका ने कहा। क्या तुम दोनों की फैमिली में किसी के भी ट्विंस बेबी हैं? सार्थक ने पूछा। वैशाली ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरी माँ का एक जुड़वा भाई है, मैं भी कुछ कह नहीं सकती, इसीलिए ज्यादा एक्साइटेड मत होना, मेरे कंफर्म करने के बाद हम सब सेलिब्रेट करते हैं, अंबिका ने उसके पेट को सहलाते हुए कहा।
हाँ अन्ना, क्या वैशाली को तुम्हारे कन्विंशियंस में रखना ठीक होगा? सिद्धार्थ ने पूछा। अंबिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम्हें उसके बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसा कुछ है जो हमें फॉलो करना है? सिद्धार्थ ने अंबिका ने अपना सिर हिलाया और फिर उन दोनों को क्या करना है और क्या नहीं करना इन सब के बारे में समझा दिया। और फिर सिद्धार्थ और वैशाली एक बड़ी सी मुस्कान के साथ हॉस्पिटल से चले गए। सिंघानिया पैलेस। कांग्रेचुलेशन, रुद्र ने कहा। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, अंबिका ने कहा है यार ट्विंस बेबी हो सकते हैं, लेकिन हमें कंफर्मेशन करने के लिए वेट करना होगा। रुद्र ने भौं चढ़ाकर पूछा, ट्विंस? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ ट्विंस। कुछ देर रुक कर सिद्धार्थ ने कहा, अगर मेरे सच में ट्विंस बेबी हुए तो मैं जीत जाऊंगा। क्या जीत जाऊंगा? रुद्र ने पूछा। तुम और सार्थक एक एक बेबी के फादर बनने वाले हो और वहीं मैं एक ही बार में 2 बेबी के फादर बन जाऊंगा, सिद्धार्थ ने एक्साइटिंग होते हुए कहा। बिना कुछ कहे रुद्र ने अपना फोन सोफे पर फेंक दिया और बेड की तरफ जाने लगा। क्या हुआ? आराध्या ने पूछा, जो अभी स्ट्रॉबेरी खाने में बिजी थी। वैशाली और सिद्धार्थ का भी बेबी होने वाला है, रुद्र ने कहा। आराध्या ने एक्साइटमेंट में अपने हाथों से ताली बजाई और कहा, अरे या तो ये गुड न्यूज है, लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे क्यों हैं? उसके पेट को सहलाते हुए रुद्र ने कहा, उनके ट्विंस बेबी हैं। ओह गॉड, यह तो बहुत अच्छी बात है, आराध्या ने कहा। और रुद्र ने आह भरते हुए कहा, मुझे भी ट्विंस बेबी चाहिए। आराध्या ने हंसते हुए कहा, यह अब ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके पेट को किस करते हुए रुद्र ने कहा, लेकिन अगर यह लड़की है तो ठीक है, लेकिन अगर यह लड़का है तो हम फिर से कोशिश कर रहे हैं। उसके मुलायम बालों में हाथ फेरते हुए आराध्या ने कहा, बिल्कुल हम कर सकते हैं। ग्लोरी रेजेंसी। एक दूसरे के बाहों में लेते हुए कबीर और श्रेया उन बातों के बारे में बात कर रहे थे जो उन्हें करनी चाहिए थी। सब कुछ साफ करने के बाद मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाऊंगी, लेकिन कुछ चीजें जाने के लिए मुझे भाई के वहां पर जाना पड़ेगा, श्रेया ने कहा। अपनी पीठ को सहलाते हुए कबीर ने कहा, हाँ ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के वहां पर छोड़ दूंगा और फिर अपना काम खत्म करने के बाद तुम्हें वहां से लेकर आऊंगा और फिर हम एक साथ ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हैं। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ ठीक है। थोड़ी देर रुकते हुए श्रेया ने पूछा, कबीर तुम असल में क्या करते हो? मेरा मतलब है कि मैं जानती हूँ कि तुम मिस्टर सिंघानिया के लिए काम करते हो, लेकिन तुम असल में काम क्या करते हो? अचानक किए गए श्रेया के इस सवाल से कबीर जम गया। मैं, कबीर ने कहा। उसके सीने पर चिपकते हुए श्रेया ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम कुछ भी बुरा नहीं कर सकते हो। कबीर ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं असल में बहुत बुरा काम करता हूँ? क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं एक बहुत बुरा इंसान हो? क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने लोगों को चोट पहुंचाई? श्रेया ने हंसते हुए कहा, मेरे साथ खेलना बंद करो ठीक है? मुझे पता है कि तुम कभी कुछ बुरा नहीं कर सकते और लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम मेरे सेवियर हो और मेरे सेवियर किसी को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? कबीर ने आह भरते हुए कहा। सिर हिलाया। उसने सोचा कि अगर एक दिन उसकी असली पहचान के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? क्या वह उससे नफरत करेगी या उसे एक्सेप्ट करेगी? कबीर को पता नहीं था कि क्या होगा, लेकिन वह इतना जानता था कि किसी भी कीमत पर वह श्रेया को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अगर श्रेया उसे छोड़ देगी तो वह खुद को खो देगा, लेकिन वह उससे अपनी असली पहचान हमेशा के लिए नहीं छुपा सकता था। उसे अपनी सच्चाई से दूर रखने का कोई हक नहीं था। कबीर को अपने मामले के बारे में ज्यादा कुछ तो याद नहीं था, लेकिन उसे यह याद था, उसकी मॉम हमेशा उसे कहा करती थी, रिश्ते का दूसरा नाम विश्वास है। अगर भरोसा एक बार टूट गया तो वह रिश्ता कभी कामयाब नहीं होगा। कबीर भी श्रेया का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था, अभी नहीं, लेकिन बाद में वह उसे अपनी सच्चाई बता देगा और अगर सच्चाई जानने के बाद वह उसे एक्सेप्ट करती है तो उसे बहुत वह प्यार करेगा। अगर वह उसे छोड़कर जाना चाहती है तो वह उसे रोकेगा नहीं, क्योंकि उसे भी किसी ऐसे इंसान के साथ रहने का हक है जो नॉर्मल हो, और कबीर को पता था कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। श्रेया से मिलने के बाद उसने कभी भी इन सब बातों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब वह सोच रहा था। सच्चाई जानने के बाद श्रेया उसे छोड़कर चली जाएगी, इस ख्याल से ही उसका दिल कांप उठा। उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि वह अपना काम छोड़ दे, क्योंकि वह अपने बिग बॉस को नहीं छोड़ सकता था। वह इतना सेल्फिश नहीं था, वह अपने बिग बॉस का साथ कभी नहीं छोड़ सकता था। इसके लिए अगर उसे श्रेया को छोड़ना पड़े तो वह भी कर सकता था। कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग में श्रेया
श्रेया को छोड़ने के इमेज फ्लैश हो रहे थे। उसके चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कबीर ने कहा, आई लव यू सो मच। बिना कुछ कहे श्रेया ने अपने लिप्स उसके लिप्स पर रख दिए, टू बिग लिप्स। धीरे धीरे रुद्र ने कहा। आराध्या ने आंखें घुमाई और कहा, रुद्र मैं चल रही हूँ। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन अन्ना ने कहा कि तुम्हें इतना नहीं चलना चाहिए और यह सीढ़ियां फिसलन भरी हैं। रुद्र आपने लगभग पूरे मेंशन में कारपेट बिछा दी है, मेरे फिसलने के लगभग 0 चांस हैं। आराध्या ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम जोखिम नहीं उठा सकते। अगर आप मुझे ऐसे ही परेशान करते रहोगे तो मैं कल के फंक्शन के अरेंजमेंट कैसे करूंगी, और भी बहुत कुछ है जो मुझे करना है। आराध्या ने कहा। वहाँ बहुत सारे लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं, रिद्धिमा आंटी, सूरज अंकल, सिद्धार्थ, वैशाली, वह सब है ना, उन सब के लिए, और रॉबिन और ऋचा भी। या तो तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, रुद्र ने कहा। आराध्या ने भौं चढ़ाते हुए कहा, या मेरे छोटे भाई की एंगेजमेंट है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी देखभाल करने के लिए मेरी जरूरत है। तो क्या आप मुझे कपूर मेंशन छोड़ रहे हैं, या आप चाहते हैं कि मैं वहां अकेले जाऊं? मैं तुम्हें ले जाऊंगा, रुद्र ने उसका हाथ कसकर पकड़ने से पहले कहा। आराध्या ने आह भरी और बेबसी से अपना सिर हिला दिया। जैसे जैसे उसकी डिलीवरी की डेट नजदीक आ रही थी, रुद्र उसके बारे में और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव और पजेसिव होता जा रहा था। वह उसे अकेले कहीं नहीं जाने देता था, भले ही वह कितने सारे गार्डों को अपने साथ ले गई हो। यहाँ तक कि अगर वह गार्डन में टहलना चाहती हो तो भी वह उसके साथ जाता था। यहाँ तक कि वॉशरूम के अंदर भी उसका पीछा करता था। कपूर मेंशन, कीर्ति और कुणाल ने एंगेजमेंट सेरेमनी फिक्स हो गई थी और उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। क्या हुआ, कीर्ति अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और कुणाल की देखरेख में उसका वजन भी कुछ बढ़ गया था और वह पहले से ज्यादा जिंदा दिल और खूबसूरत दिखने लगी थी। कीर्ति और कुणाल कोई ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी नहीं करना चाहते थे, वह सिर्फ अपने फैमिली और फ्रेंड के बीच में ही यह सेरेमनी रखना चाहते थे। जब तक रुद्र और आराध्या कपूर मेंशन पहुंचे तब तक लंच का टाइम हो चुका था। अरे तुम लोग हो, आओ हमारे साथ लंच कर लो, नीरज जी ने कहा। आराध्या और रुद्र ने अपना सिर हिलाया और बैठ गए। लंच करते टाइम आराध्या ने पूछा, तो क्या तुम दोनों ने एंगेजमेंट रिंग ले लिया? कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ कल ले लिया हमने, तो कल के लिए सब कुछ तैयार है? रुद्र ने पूछा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ भाई सब कुछ तैयार है, और यह सिर्फ फैमिली और कुछ ट्रेंड्स के बीच है, इसलिए हमें किसी भी चीज की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम सबकी हेल्प करने आई थी, लेकिन जब सब कुछ हो चुका है तो मैं अब आराम से बैठकर रिलैक्स कर सकती हूँ, आराध्या ने कहा। हाँ, अब तुम्हारी प्रेगनेंसी को 7 महीने हो गए हैं और तुम्हें इस तरह से लापरवाही से घूमना नहीं चाहिए, नीरज जी ने कहा। रुद्र ने कहा, देखो मैंने तुम्हें यह पहले भी बताया था। आराध्या ने आह भरी और कहा, आप दोनों बहुत शोर करते हो। लंच खत्म करने के बाद नीरज जी ने कहा, रुद्र तुम मेरे साथ स्टडी रूम में आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और नीरज जी के साथ वहां से स्टडी रूम की तरफ चला गया। स्टडी रूम, मैंने सुना है कि तुमने मोहित को छोड़ दिया, नीरज जी ने पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ आराध्या चाहती थी कि वह एक न्यू लाइफ स्टार्ट करे। जानवी के बारे में क्या? मेरा मतलब है कि क्या वह, नीरज जी ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, मोहित यहाँ से जाने से पहले उससे मिला था और उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। नीरज जी ने अपनी भौं उठाई और पूछा, क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, रुद्र ने कहा। नीरज जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अभी के लिए उसके और बच्चे के बारे में टेंशन मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगा। तुम बस आराध्या का ख्याल रखना, मैं जानवी का मैटर संभाल लूंगा। थोड़ी देर रुकते हुए नीरज जी ने पूछा, रुद्र क्या तुम्हें लगता है कि मोहित फिर से? रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वह अब कुछ नहीं करेगा। मेरे आदमी उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। वह अपने पापा के स्टार्ट किए हुए न्यू बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और मुझे लगता है कि वह धीरे धीरे बदल रहा है। नीरज जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। आपको मोहित के बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर वह इस बार कुछ भी अजीब करता है तो मैं उसका ख्याल रखूंगा, रुद्र ने कहा। इनविटेशन, कबीर ने पूछा। रॉकी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ कबीर, हम दोनों को इनवाइट किया गया है। मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, मैं श्रेया को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, कबीर ने कहा।
रॉकी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम श्रेया को अपने साथ ला सकते हो क्या? मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ? कबीर ने पूछा। रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ तुम कर सकते हो। हाँ तो फिर वापस जाने के बाद मैं इस बारे में उससे बात करूंगा, कबीर ने कहा। रॉकी ने आह भरते हुए कहा, जिस गार्ड ने लिटिल अच्छे को बाहर निकाला था उसे मुंबई के बाहरी इलाके में पकड़ा गया है। उसे कुछ दिनों बाद यहाँ लाया जाएगा। कबीर ने सिर हिलाया। हाँ ठीक है, मैं यह सब हैंडल कर लूंगा। डिपार्टमेंटल स्टोर। श्रेया कबीर के लिए कुछ खास बनाना चाहती थी, इसलिए वह डिपार्टमेंटल स्टोर डिस्प्ले आ गई, जो उसकी रेजेंसी से ज्यादा दूर नहीं था। कार्ड के अंदर सब कुछ रखने के बाद जो वह चाहती थी वह कैश काउंटर की ओर जाने लगी। कबीर ने जो कार्ड उसे दिया था उसे निकालकर उसने अटेंडेंट को दे दिया। उसके हाथ से कार्ड लेते हुए अटेंडेंट खिल्ली उड़ाते हुए बोली, तुमने सच में अपने लिए बड़ी मछली पकड़ ली है। अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर श्रेया हैरानी से बोली, श्रुति, ओ तो तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ? श्रुति ने पूछा। तुम यहाँ काम करती हो? मेरा मतलब है कि यह अच्छा है, श्रेया ने कहा। क्या तुम ही नहीं थी जो यह चाहती थी? श्रुति ने पूछा। काफी देर तक श्रुति को घूरने के बाद श्रेया ने कहा, क्या तुम ठीक से नहीं खा रही हो? तुम्हारा वजन कम हो गया। वजन? हाँ, ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ, और सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। श्रुति ने उसे कार्ड वापस देते हुए कहा। कार्ड को अपने बैग में रखते हुए श्रेया ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम हार्ड वर्क कर रही हो। आई मिस यू। ऑल द बेस्ट मैडम। बस बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, श्रेया के बॉडीगार्ड ने कहा। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं अभी वहां पर आती हूँ। प्लीज यह बैग ले जाइए और कार के अंदर रख दीजिए। बॉडीगार्ड ने अपना सिर हिलाया और चला गया। तुम्हारा वजन बढ़ गया, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अच्छी तरह से खिला रहा है, श्रुति ने कहा। श्रेया मुस्कुराई और कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। जब श्रुति ने श्रेया को एक्सपेंसिव कपड़े पहने हुए देखे तो उसने गुस्से में अपने दांत पीसकर, इसलिए उसने एक ब्यूटीफुल डायमंड पेटेंट डायमंड इयररिंग्स पहना था, जिससे वह और भी खूबसूरत लग रही थी। अपने बैग से कुछ पैसे निकालते हुए श्रेया ने कहा, या लो इसे रख लो, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके हाथ से पैसे छीनते हुए श्रुति ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मेरे लाइफ को हेल्थ बनाने के लिए तुम ऐसे नहीं रह पाओगी। भगवान तुम्हें इस बात की सजा जरूर देंगे, श्रेया ने कहा। अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वह डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर चली गई। दूसरी ओर श्रुति मुट्ठी में जकड़कर श्रेया को अपने मन के अंदर कोसती रही। हालांकि उसके फ्लैट का रेंट और बाकी सब बिल पहले ही तय कर दिया था, लेकिन और भी कुछ चीजें थी जिनके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। उसके लिए एक अच्छी जॉब पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस डिपार्टमेंटल स्टोर के मैनेजर को सेड्यूस करने के बाद उसे एक जॉब मिला था, जो उसके लिए काफी नहीं था। डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर जब श्रेया डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर आई तो उसने देखा कबीर अपनी कार के सामने खड़ा होकर पेशेंटली उसका वेट कर रहा था। वहीं जब कबीर की नजर श्रेया के चेहरे पर पड़ी तो वह समझ गया कुछ गड़बड़ है। श्रेया, क्या हुआ? कबीर श्रेया की तरफ देखते हुए बोला। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। श्रेया की बात सुनकर कबीर ने कहा, तुम्हें अच्छे से झूठ बोलना भी नहीं आता? अपने हाथों को उसकी कमर पर लपेटते हुए श्रेया ने कहा, हाँ मैंने अभी अभी श्रुति को अंदर देखा। कबीर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या उसने कुछ किया? श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं उसने कुछ नहीं किया। असल में वह यहाँ पर काम कर रही है। तुम इस डिपार्टमेंटल स्टोर में फिर कभी नहीं आओगी, कबीर ने कहा। श्रेया ने हंसते हुए कहा, इट्स फाइन। और मेरे साथ गार्ड भी थे, कबीर ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए पूछा। फिर तुम उदास क्यों हो? मुझे नहीं पता कि मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। उसने इतना वजन कम कर लिया है और उसकी आंखों में डार्क सर्कल भी आ गए हैं, श्रेया ने कहा। उसकी पीठ थपथपाते हुए कबीर ने कहा, वह पैसे कमाने के लिए हार्ड वर्क कर रही है। क्या तुम यही नहीं चाहती थी? श्रेया ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ। तो फिर ज्यादा इस बारे में मत सोचो और चलो हम घर चलते हैं, कबीर ने कहा। फिर एक गार्ड ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला और उन दोनों के कार के अंदर बैठने के बाद कार फुल स्पीड से वहां से निकल गई और वहीं पर एक लड़की अपनी जलन भरी आंखों से उन दोनों को घूर रही थी। श्रुति श्रेया को देखकर सिर्फ यही सोच रही थी कि वह कितना लग्जरियस लाइफ जी रही है। कितना अच्छा होता ना अगर वह उसकी जगह ले लेती। ग्लोरी रेजेंसी। घर पहुंचने के बाद कबीर के पास रुद्र का कॉल आया और उसने कहा, सभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और आराध्या चाहती है कि श्रेया भी यहाँ पर आए, इसलिए उसे कपूर मेंशन ले आओ। कबीर ने सिर हिलाया और कहा, यस बॉस। श्रेया जो रेफ्रिजरेटर के अंदर वेजिटेबल्स अरेंज कर रही थी, कबीर की तरफ देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? मैडम चाहती हैं कि तुम उनके साथ शॉपिंग के लिए जाओ।
क्या तुम जाना चाहती हो? कबीर ने पूछा। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, बेशक। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जाओ और तैयार हो जाओ। श्रेया मुस्कुराई और तेजी से रूम की तरफ चली गई। कपूर मेंशन, इसके बारे में बात मत करो, मैं चली आ रही हूँ, वैशाली ने कहा। आराध्या मुस्कुराने लगी और बोली, अरे मैं भी इतना सेंसिटिव नहीं थी। वैशाली ने आह भरते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि क्या गलत है, अब मुझे 80% यकीन है कि तुम्हारे ट्विंस हैं, अंबिका ने कहा। कैसे? आराध्या ने पूछा। अगर कोई ट्विंस बेबी को कैरी कर रही हो तो उसके मॉर्निंग सिकनेस डबल हो जाते हैं, अंबिका ने कहा। मैं इस सिद्धार्थ को मार दूंगी, वैशाली ने सिद्धार्थ को कोसते हुए कहा। आराध्या मुस्कुराई और बोली, क्यों? यह सब इसकी गलती है, वैशाली ने कहा। अंबिका ने आह भरते हुए कहा, ट्विंस बेबी को जन्म देना इतना भी आसान नहीं है। तभी कीर्ति और टीना वहां आ गए। अरे तुम लड़कियों को देर हो गई, वैशाली ने कहा। सॉरी भाभी, हम ट्रैफिक में फंस गए थे, कीर्ति ने कहा। हमें जल्दी निकलना चाहिए, अंबिका ने कहा। नहीं, श्रेया अभी रास्ते में है, आराध्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ओह ठीक है, मैं तो श्रेया के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी, अंबिका ने कहा। श्रेया कौन है? कीर्ति ने पूछा। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रेया कबीर की गर्लफ्रेंड है, जो वह तुम्हारी और टीना की उम्र की है, इसलिए तुम्हें भी उसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। क्या कबीर वह क्यूट लड़का नहीं है जो रुद्र भाई के साथ काम करता है? कीर्ति ने पूछा। क्यूट? तुम किसे क्यूट कह रही हो? कुणाल ने पूछा। अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कीर्ति हंसने लगी और बोली, कोई नहीं, तुम्हें लगता है कि कबीर क्यूट है? कुणाल ने पूछा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, हो सकता है, बेशक वह है, आराध्या ने कहा। बिल्कुल, मैं इस बात पर आराध्या से 100% एग्री हूँ, अंबिका ने कहा। वह लिटिल बॉय बहुत ज्यादा एंजॉयबल है, वैशाली ने कहा। कौन? सिद्धार्थ, सार्थक और रुद्र ने एक साथ पूछा। हम कबीर के बारे में बात कर रहे हैं, आराध्या ने कहा। तभी कबीर और श्रेया वहां पर आ गए। अरे देखो, कबीर और श्रेया भी आ गए, आराध्या ने कहा। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, श्रेया, अंबिका ने कहा। श्रेया मुस्कुराई और बोली, सॉरी, हमें थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, अब तुम इधर आओ और मैं तुम्हें कीर्ति और टीना से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, आराध्या ने कहा। तो श्रेया, यह मेरे भाई की मंगेतर कीर्ति है और यह उसकी दोस्त है, आराध्या ने कहा। श्रेया मुस्कुराई और बोली, नाइस टू मीट यू। कीर्ति मुस्कुराई और बोली, यू आर ब्यूटीफुल। श्रेया मुस्कुराई और बोली, थैंक यू सो मच। वहीं कुणाल ने कबीर की बाह पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कबीर ने सिर हिलाया और पूछा, क्यों? कैसे? मेरा मतलब है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड कैसे मिली? कुणाल ने पूछा। कबीर ने भौं चढ़ाकर पूछा, क्या मतलब? कुणाल ने बेबसी से आहें भरी और सिर हिलाया। ठीक है, मुझे लगता है कि अब हमें चले जाना चाहिए, अंबिका ने कहा। तो तुम अब सीरियसली नहीं चाहते कि हम तुम्हारे साथ जाएं? रुद्र ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ पर ही रहें और अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। इतना कहकर वह सब एक साथ वहां से चली गई। कार के अंदर आराध्या, वैशाली और अंबिका एक कार में बैठ गई, वहीं दूसरी ओर कीर्ति, श्रेया और टीना दूसरी कार में बैठ गए। तो श्रेया, तुम क्या करती हो? टीना ने पूछा। वेल, मैं पहले काम करती थी, लेकिन कबीर के साथ शिफ्ट होने के बाद उसने मुझे कुछ भी करने से मना कर दिया, इसीलिए मैं बस हमारे लिए खाना बनाती हूँ और सब घर का जो काम होता है वही करती हूँ, श्रेया ने कहा। टीना ने हंसते हुए कहा, तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, लेकिन मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, कीर्ति ने आह भरते हुए कहा। वही मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। वेल, मैं एक बेकरी या एक कैफे ओपन करने के लिए सोच रही हूँ। जैसे कि मुझे बेकिंग बहुत पसंद है, लेकिन मुझे और कुछ तो नहीं पता, मैं बस सोच रही हूँ, श्रेया ने कहा। कीर्ति मुस्कुराई और बोली, मैं भी एक बेकरी ओपन करना चाहती थी, फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो हम बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं और एक साथ ओपन करते हैं, टीना ने कहा। हाँ, यह एक बुरा आइडिया नहीं है, श्रेया ने कहा। और मैं किसी ऐसे इंसान को जानती हूँ जो हमारी हेल्प कर सकती है। वह बहुत डिलीशियस केक और कुकीज बनाती है, उसका नाम जूही है, कीर्ति ने कहा। मैं आज रात ही अंगद से इस बारे में बात करूंगी। ऐसा नहीं है कि वह मुझे रोकेगा, लेकिन मुझे कम से कम उसे इन्फॉर्म करना होगा, टीना ने कहा। मैं भी इस बारे में कबीर से बात करूंगी, श्रेया ने कहा। चलो कल तक सौदा तय कर लेते हैं, ठीक है, कीर्ति ने पूछा। टीना और श्रेया ने सहमत में सिर हिलाया और हाँ कहा। सब कुछ पक्का हो जाने के बाद जूही भाभी से बात करूंगी, कीर्ति ने कहा।
कपूर मेंशन। वह अब कैसा है? रुद्र ने पूछा। सार्थक ने आह भरते हुए कहा, उस बूढ़े आदमी का बहुत खून बह गया था, मुझे नहीं लगता कि वह इसे ठीक हो पाएगा। कबीर को घूरते हुए रुद्र ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि उसे मत मारो। कबीर ने अपने होठों को पाउच किया और कहा, बिग बॉस, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, वह कमजोर था। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और पूछा, अब क्या? उसे जगाओ सार्थक, हमें उसकी जरूरत है। रुद्र ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सार्थक ने कहा, वह जिस आदमी के बारे में बात कर रहे थे वह जॉन था, जो उस टाइम हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में मौत से लड़ रहा था। कुछ हफ्ते पहले जब सिद्धार्थ, रुद्र, सार्थक और रॉबिन उससे पूछताछ करने के लिए बेस के अंदर गए थे तो उन्होंने देखा जॉन जमीन पर अधूरा पड़ा था। उसकी सांसें उतरी थी और उसकी धड़कन बहुत कमजोर थी। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और उनका ट्रीटमेंट सीक्रेटली किया जा रहा था। उस गार्ड का क्या? सिद्धार्थ ने पूछा। वह पकड़ा गया था और कुछ दिनों में यहाँ होगा, रुद्र ने कहा। कबीर का कंधा थपथपाते हुए सार्थक ने कहा, इस बार तुम्हें पूरी आजादी होगी, कोई बंदिश नहीं है। उसने एक फीकी मुस्कान देते हुए कबीर ने अपना सिर हिलाया। उसकी एक्सप्रेशन में बदलाव को देखकर रुद्र ने अपनी भौहें उठाई और बाद में उससे इसी बारे में बात करने का फैसला किया। फ्लेक्सी कंपाउंड। नीरज जी जाह्नवी से मिलने के लिए गए। पापा। नीरज जी की तरफ देखकर जाह्नवी ने धीरे से कहा। टेबल पर एक बैग रखते हुए नीरज जी ने कहा, यहाँ मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट स्नैक्स लाया हूँ। जाह्नवी ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू पापा। हाँ, अब तुम कैसी हो? नीरज जी ने पूछा। जाह्नवी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अच्छी हूँ। क्या तुम रेगुलरली अपना चेकअप करा रही हो? नीरज जी ने पूछा। हाँ, जाह्नवी ने जवाब दिया। गुड, नीरज जी ने कहा। थोड़ी देर रुककर उसने कहा, मैंने सुना कि मोहित यहाँ पर आया था और तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन तुम नहीं गई, क्यों? जाह्नवी ने अपना सिर नीचे किया और कहा, मैं मुंबई से बाहर नहीं जाना चाहती। नीरज जी ने आह भरते हुए कहा, जाह्नवी, मुझे नहीं पता कि अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार मुझे डिसपॉइंट नहीं करोगी। जाह्नवी ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारे भाई की कल सगाई है, नीरज जी ने कहा। जाह्नवी मुस्कुराई और बोली, यह तो बहुत अच्छी न्यूज है, मेरी तरफ से उसे बधाई देना। मैं तुम्हें भी इनविटेशन देने आया हूँ, कल तैयार हो जाना, मैं तुम्हें किसी से लाने के लिए कहूंगा। नीरज जी ने कहा। पापा, कुणाल मुझसे नफरत करता है और मैं वहां पर। जाह्नवी ने कहा। आराध्या चाहती है कि तुम वहां पर आओ क्योंकि तुम्हारे भाई की सगाई है और मैं कुणाल से बात करूंगा। तुम्हें इस बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है, नीरज जी ने कहा। जाह्नवी ने धीरे से सिर हिलाया। जाने से पहले नीरज जी ने जाह्नवी के सिर को थपथपाया और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार हमें निराश नहीं करोगी, खासकर अपनी बड़ी बहन और मुझे। कपूर मेंशन। तुम सब ने इतनी सारी शॉपिंग की है? सार्थक ने देखा गार्ड बहुत सारी शॉपिंग बैग लेकर अंदर आ रहा था तो उसने कहा, अरे कार के अंदर और भी है। अंबिका ने कहा। आराध्या ने एक गिलास पानी देते हुए रुद्र ने पूछा, क्या तुमने एंजॉय किया? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ। अरे सारे बैग एक साथ मिक्स मत करो, वैशाली चिल्लाई। कीर्ति, श्रेया और टीना जाओ और जल्दी से अपने बैग अलग कर लो, आराध्या ने कहा। तुमने क्या शॉपिंग की? श्रेया के हाथों से बैग लेते हुए कबीर ने पूछा। अरे मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली है, श्रेया ने कहा। कबीर ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें और शॉपिंग करनी चाहिए। यहाँ श्रेया, मुझे लगता है कि यह तुम्हारा है, टीना ने एक बैग श्रेया को देते हुए कहा। टीना के हाथ से बैग लेते हुए श्रेया ने कबीर से कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक शर्ट खरीदी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें वह पसंद आएगी या नहीं। चलो घर चलते हैं, वहां पर जाकर मैं यह ट्राई करूंगा। कबीर ने कहा। कुणाल कहाँ है? कीर्ति ने पूछा। वह स्टडी रूम में है, अंगद के साथ है, सिद्धार्थ ने कहा। हाँ। कबीर, श्रेया, तुम दोनों कल आ रहे हो? कीर्ति ने पूछा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल। श्रेया मुस्कुराई और कहा, हम बेशक आएंगे। बहुत बढ़िया, हम कल बहुत मजा करेंगे, टीना ने कहा। काफी देर आपस में बात करने के बाद सभी चले गए सिंघानिया पैलेस। रुद्र ने एक बैग से ब्लू कलर की बेबी टोपी निकालते हुए पूछा, या क्यूट है? आराध्या ने कहा। और अगर हमारी एक बेटी हुई तो क्या होगा? रुद्र ने पूछा। क्या हमारी बेटी भी इसे पहन सकती है और आपको इसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा लड़का ही होगा, आराध्या ने कहा। रुद्र जी अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुमने वह सब कुछ खरीदा जो लड़कों के लिए है। अब मैं शॉपिंग करने जाऊंगा और फिर अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ लेकर आऊंगा। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, आप जो चाहे करो, लेकिन हमारा लड़का ही होगा।
बच्चे के कपड़े एक तरफ रखते हुए रुद्र ने पूछा, तुमने अपने लिए क्या खरीदा? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। क्यों? रुद्र ने पूछा। अपने पेट पर हाथ रखते हुए आराध्या ने कहा, अभी मेरे लिए कुछ भी पहनना कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए मैं डिलीवरी के बाद ही कुछ शॉपिंग करूंगी। फिर उस बैग में क्या है? रुद्र ने पूछा। मैंने या आपके लिए खरीदा है, आराध्या ने कहा। उसके बगल में लेटकर रुद्र ने कहा, मैं बाद में शॉपिंग के लिए तुम्हारे साथ जाऊंगा। हाँ, मैंने आज मॉल में एक ब्लैक कलर का बहुत ही खूबसूरत ड्रेस देखा, लेकिन क्योंकि मैं यह पहन नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने वह ड्रेस श्रेया के लिए खरीदा और उसे कल पहनने के लिए कहा, आराध्या ने कहा। उसकी पीठ को सहलाते हुए रुद्र ने कहा, हाँ, या तुमने अच्छा किया। फिर ऐसे ही बात करते करते वह दोनों सो गए। लगभग आधी रात में अचानक रुद्र के फोन पर कबीर का कॉल आया। बॉस, दूसरी तरफ से कबीर की आवाज आई। हाँ, क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कबीर ने कहा। रुद्र ने आह भरते हुए पूछा, क्या हुआ? बॉस, मैं श्रेया को सब कुछ बताना चाहता हूँ, कबीर ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? रुद्र ने पूछा। थोड़ी देर रुक कर कबीर ने कहा, मैं श्रेया को अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। मैं क्या करता, मैं कैसा हूँ, सब कुछ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यह करना चाहते हो? रुद्र ने पूछा। हाँ बॉस, कबीर ने कहा। रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, कबीर, अगर तुम सब कुछ छोड़ना चाहते हो तो श्रेया के साथ। लेकिन उसकी बात बीच में काटते हुए कबीर ने कहा, नहीं बॉस, मैं आपका साथ अभी नहीं छोड़ रहा, मैं बस उसे अंधेरे में नहीं रखना चाहता। रुद्र ने कहा, चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं, काफी देर हो चुकी है, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए और इस बारे में ज्यादा स्ट्रेस मत लो। अगले दिन एंगेजमेंट कपूर मेंशन में हो रही थी, क्योंकि यह एंगेजमेंट सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में थी। डेकोरेशन ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं हुई थी। हालांकि कुणाल स्वीट और सिंपल रखना चाहता था, लेकिन नीरज जी और सूरज जी हॉल को डेकोरेट करना चाहते थे। डैड, हम सिर्फ कुछ होमली फूड बना सकते थे, कुणाल ने कहा। उसकी बात सुनकर नीरज जी ने उन्हें भौवें चढ़ाते हुए कहा, कुणाल, तुम्हारी सगाई हो रही है या बर्थडे की पार्टी नहीं है? बिल्कुल सही, तुम दोनों को क्या हो गया है? या तुम्हारी एंगेजमेंट सेरेमनी है? क्या तुम दोनों एक्साइटेड नहीं हो? सूरज जी ने पूछा। कीर्ति मुस्कुराई और बोली, हमने एक लोकल एंगेजमेंट सेरेमनी और डेस्टिनेशन एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग का डिसीजन लिया है। कुणाल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, मैंने उससे एक बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट डेस्टिनेशन वेडिंग का प्रॉमिस किया है, इसलिए आप दोनों इसके लिए पैसे बचाना शुरू कर दो। लेकिन फिर भी हम सगाई के लिए भी कुछ करते हैं, सूरज जी ने कहा। हाँ कुणाल, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, वह जानवी भी आ रही है, नीरज जी ने कहा। कुणाल ने भौवें चढ़ाकर कहा, मैं नहीं चाहता कि वह आए। और क्यों? आपने उसे इनवाइट क्यों किया? उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो कुणाल, नीरज जी ने उसे समझाते हुए कहा। कुणाल ने अपनी भौहें और गहरी कर ली और कहा, नहीं, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। और पहले पापा की तो बात सुन लो, कीर्ति ने कहा। नीरज जी ने आह भरी और कहा, मैं उसे सिर्फ इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि वह हमारी फैमिली है। और कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, दी के बारे में क्या? आराध्या को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीरज जी ने कहा। कुणाल ने कुछ देर रुकते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इतना कहकर वह अपने रूम के अंदर चला गया। कुणाल, नीरज जी ने कहा, पापा आप टेंशन मत कीजिए, मैं उससे बात करूंगी, कीर्ति ने कहा। नीरज जी ने आह भरी और सिर हिलाया। ग्लोरी रेजेंसी, श्रेया, हमें देर हो रही है, कबीर ने कहा। तभी श्रेया अपने कमरे से बाहर निकली और बोली, मैं तैयार हूँ, हाँ चलो, बोलते बोलते और उसकी नजर श्रेया पर आकर रुक गई। उसने घुटने की लंबाई वाली ब्लैक कलर की हाफ शोल्डर ड्रेस पहन रखी थी और उसके साथ डायमंड इयररिंग्स पहन रखी थी। उसने बहुत हल्का मेकअप किया हुआ था और अपने बालों को पोनी टेल में बांध रखा था। कबीर, श्रेया ने उसे वापस होश में लाते हुए कहा। जल्दी से अपने आप को संभालते हुए कबीर ने कहा, यू लुक अमेजिंग। आराध्या दी ने कल मुझे यह ड्रेस गिफ्ट की, श्रेया ने कहा। तुम प्यारी लग रही हो, कबीर ने कहा। श्रेया ने हंसते हुए कहा, हमें देर हो रही है, चलो चलते हैं। अपना गला साफ करते हुए कबीर ने कहा, चलो ठीक है, कार के अंदर। कबीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, श्रेया ने कहा। हाँ क्या, बोलो, कबीर ने पूछा। कीर्ति, टीना और मैं एक कैफे या बेकरी शॉप ओपन करने की सोच रही हूँ, श्रेया ने कहा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सच में एक बहुत अच्छा आइडिया है।
तो मैं सिर्फ तुमसे यह पूछना चाहती थी कि तुम्हें यह पसंद है या नहीं। श्रेया ने कहा। कबीर ने कहा, श्रेया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे यह पसंद है या नहीं। यह तुम्हारा डिसीजन है कि तुम यह पसंद करती हो या नहीं। तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, तुम्हारे मॉम डैड नहीं है। श्रेया ने आह भरते हुए कहा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा। उसकी बात काटते हुए कबीर ने कहा, तुम्हें सोचना बंद कर देना चाहिए। तुम्हारे पास मेरा अकाउंट भी है, तुम जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकती हो। इतना मत सोचो, हम एक है ना। श्रेया मुस्कुराई और उसने सिर हिलाया। कपूर मेंशन। कीर्ति ने आह भरते हुए कहा, कुणाल, इतना गुस्सा करना बंद करो। मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। कुणाल ने कहा। उसकी टाई को ठीक करते हुए कीर्ति ने कहा, जब भाभी और पापा दोनों यह चाहते हैं तो तुम्हें इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर रुक कर कीर्ति ने कहा, और सबसे बड़ी बात, वह अभी प्रेग्नेंट है और उसे हम सबकी जरूरत है। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे 1 से 1% यकीन है कि वह कुछ ना कुछ करने की प्लानिंग तो जरूर कर रही होगी। मुझे उस पर जरा सा भी यकीन नहीं है। वह बहुत चालाक है। हो सकता है कि वह सच में बदल रही हो। तो फिर तुम्हें एक दूसरा मौका क्यों नहीं उसे देते। हर कोई दूसरा मौका पाने का हकदार है। कीर्ति ने कहा। कुणाल ने भौहें चढ़ाकर कहा, ठीक है, मैं उसे आने दूंगा, लेकिन मुझसे एक और चीज की उम्मीद मत करो। कीर्ति ने अपनी बाहों को उसके गले में लपेटते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम जब गुस्से में होते हो तो कितने हैंडसम लगते हो। उसे अपने पास और खींचते हुए कुणाल ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम इस ड्रेस में कितनी अट्रैक्टिव और सेक्सी लग रही हो। मुझसे वेट नहीं हो रहा है। तो कीर्ति ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, यह ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव है मिस्टर कपूर, और मुझे आपके सामने ड्रेस उतारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम इसे आज रात कर सकते हैं। डॉक्टर ने क्या कहा। कुणाल ने पूछा। यह बिल्कुल सेफ है, कीर्ति ने कहा। कुणाल ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या होगा अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, इट्स फाइन, कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें इस बार एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि पिछली बार की तरह कुछ हो। कुणाल ने कहा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। कुणाल मुस्कुराया और उसके होंठों पर किस करते हुए पूछा, तो मिस कीर्ति मल्होत्रा, क्या अब आप मिस्टर कुणाल कपूर के साथ एंगेजमेंट करने के लिए रेडी हैं। कीर्ति मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हें यह पूछने की कोई जरूरत है। सी कंपाउंड। मैडम, गाड़ी आ गई, न्यूट्रिशंट ने कहा। जानवी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, चलो चलते हैं। कार में बैठने के बाद जानवी ने अपने पेट को सहलाया और कहा, बेबी, हम तुम्हारे मामा की सगाई में जा रहे हैं। तुम्हारे मामा तुम्हारी मम्मी से नफरत करते हैं, लेकिन वह तुम्हें जरूर प्यार करेंगे। कपूर मेंशन। सबके आने के बाद कुणाल ने कहा, मुझे लगता है कि हमें सेरेमनी शुरू कर देना चाहिए। कुणाल, थोड़ी देर रुको, आराध्या ने कहा। तभी जानवी वहां पर आ गई। जब महेंद्र जी ने जानवी को देखा तो उन्होंने भौहें चढ़ाई और पूछा, वह यहाँ क्या कर रही है। नीरज जी ने कहा, आराध्या और मैंने उसे यहाँ पर इनवाइट किया है। सीरियसली, तुम दोनों को क्या हो गया है। तुम उसे कैसे इनवाइट कर सकते हो। महेंद्र जी ने कहा। नाना जी, प्लीज यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट क्रिएट मत कीजिए, आराध्या ने कहा। आराध्या। महेंद्र जी ने कहा। नाना जी, प्लीज मेरे लिए, आराध्या ने कहा। महेंद्र जी ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरा सिर्फ एक पोता है, एक पोती है, तुम और कुणाल, वह मेरे लिए कोई नहीं है। आराध्या ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, दादाजी, ऐसे मत कहिए, और वैसे भी कुछ दिनों बाद वह आपको एक परपोता या परपोती देने वाली है। मैं अपने परपोते या पोती से प्यार करूंगा, लेकिन उससे नहीं, महेंद्र जी ने कहा। जानवी दी, प्लीज आप अंदर आइए, कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें एक फीकी सी मुस्कान देते हुए जानवी सोफे की तरफ जाने लगी। इधर उधर देखते हुए जब उसने उस जानी पहचानी जगह को देखा जहां पर वह पली बड़ी थी, तो वह मुस्कुराई। जब रुद्र ने देखा जानवी उसके पास बैठी है तो उसने प्रोटेक्टली आराध्या के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली। टेंशन, मास फियर को हल्का करने के लिए सार्थक ने अपने हाथों को एक साथ करके ताली बजाई और कहा, ओके, अब सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। रिंग एक्सचेंज सेरेमनी के बाद सभी ने आगे बढ़कर कुणाल और कीर्ति को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। तभी जानवी ने भी आगे बढ़कर कहा, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। कीर्ति मुस्कुराई और गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया और बोली, थैंक यू सो मच। और फिर कुणाल को अपनी कोहनी से मारते हुए कीर्ति ने उसकी तरफ देखा।
कुणाल ने गहरी सांस ली और कहा, थैंक यू। जानवी मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मुझे माफ करना मुश्किल है, लेकिन मुझे आशा है कि तुम अपनी इस छोटी सी नेफ्यू से प्यार करोगे। यह सुनकर कुणाल ने जानवी की तरफ देखा और उसका बेबी बम्प देखकर कुणाल की आंखें नम हो गई। तभी आराध्या वहां पर आ गई और बोली, हाँ कुणाल मामा अपने सारे भांजा भांजी से इक्वली प्यार करेंगे, क्या मैं सही हूँ? मैं बहुत स्ट्रिक्ट मामा बनने वाला हूँ, कुणाल ने कहा। जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी बेबी अपने स्ट्रिक्ट मामा से ज्यादा प्यार करेंगे। कुणाल ने गहरी सांस ली और पूछा, बच्चे की उम्र क्या है? जानवी ने अपने पेट को सहलाते हुए कहा, 23 वीक। ठीक से अपना और बेबी का ख्याल रखना, कुणाल ने स्टेंसली कहा और कीर्ति के साथ वहां से चला गया। कुणाल और कीर्ति के वहां से जाने के बाद आराध्या ने जानवी की पीठ थपथपाई और कहा, उसे कुछ टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। जानवी मुस्कुराई और सिर हिलाया। वहीं दूसरी तरफ सो आई एम एन टीना ने कहा, सेम श्रेया ने कहा। यह सुनकर कीर्ति ने एक्साइटमेंट में ताली बजाते हुए कहा, कम ऑन गर्ल्स लेट्स डू इट। टीना ने हंसते हुए कहा, हमें बस अपने कैफे के लिए एक बहुत अच्छा नाम सुनना है। अरे तुम लोग एक नाम के बारे में सोचो और मैं जाकर अपने लिए कुछ लेकर आती हूँ, श्रेया ने डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए कहा, जहाँ पर खाना रखा था। आओ श्रेया, दर्द से कराहते हुए कबीर जो उसकी ओर आ रहा था जल्दी से उसे पास के एक सोफे पर खींच कर ले गया और पूछा, क्या हुआ? अपनी एड़ियों की तरफ देखते हुए श्रेया ने कहा, हिल्स की वजह से दर्द हो रहा है। उसके जूते निकालने में उसकी हेल्प करते हुए कबीर ने कहा, तो फिर तुम उन्हें क्यों पहनती हो? श्रेया ने अपने होठों का पाउच बनाया और कहा, क्या? क्योंकि मैं तुम्हारे सामने छोटा नहीं दिखना चाहती, या फेंक दो, कबीर ने कहा। श्रेया ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, यह बिल्कुल न्यू है, मैंने उन्हें कल खरीदा था। कबीर ने बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, एक अच्छी लड़की की तरह मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए सैंडल लेकर आता हूँ। श्रेया हंसी और बोली, इट्स फाइन, मैं नंगे पैर चल सकती हूँ। इतना कहकर वह वापस डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी। कबीर ने भौं चढ़ाकर कहा, नहीं तुम्हें चोट लग जाएगी। ओके कबीर, श्रेया ने कहा। एक प्लेट उठाकर जानवी अपने लिए कुछ स्नैक्स परोसने वाली थी कि पीछे से एक कोल्ड वॉइस में कहा, एक प्रेग्नेंट लेडी को स्नैक्स नहीं खाना चाहिए। जानवी ने हंसते हुए पूछा, तो मुझे क्या खाना चाहिए? महेंद्र जी ने उसकी प्लेट में कुछ ग्रीन वेजिटेबल रखते हुए कहा, या लो खा लो। ठीक है नाना जी, जानवी ने कहा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी उसका पैर मुड़ गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वह फर्श पर गिरने ही वाली थी कि उसके पास खड़े महेंद्र जी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। लेकिन उसके हाथ से कांच की प्लेट फर्श पर गिर गई और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। प्लेट बिल्कुल श्रेया के ठीक सामने गिर गई और उसने गलती से उस पर पैर रख दिया। महेंद्र जी भौचक्का हो गए और चिल्लाए, अरे तुम इतनी लापरवाह कैसी हो सकती हो? जब श्रेया को अपने पैर में दर्द का एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं जानवी ने श्रेया के पैरों से खून टपकना देखा तो उसने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और कहा, आई एम सॉरी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली जब उसे अपने लेफ्ट एंगल में तेज दर्द महसूस हुआ। वहीं जब कबीर ने फर्श पर खून देखा तो वह घबरा गया और जब उसने श्रेया का पीला चेहरा देखा तो वह और ज्यादा घबरा गया और दौड़कर उसकी तरफ चला गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि नंगे पैर मत घूमो, कबीर ने कहा। यहाँ पर क्या हुआ? रुद्र ने वहां पर आते हुए पूछा। ब्लड? यह कैसे हुआ? अंबिका ने पूछा। सार्थक ने भौं चढ़ाते हुए कहा, कोई दोनों को लेकर सोफे पर बिठा दो। कबीर ने जल्दी से श्रेया को अपनी बाहों में भर लिया और सोफे की ओर चलने लगा। कुणाल को आगे बढ़ाते हुए कीर्ति फुसफुसाई, जानवी दी को लेकर आओ। कुणाल ने एक गहरी सांस ली और जाकर जानवी को उठा लिया। कबीर की शर्ट को पकड़ते हुए श्रेया ने भौं चढ़ाई और बुदबुदाई, खून खून। उसकी पीठ को थपथपाते हुए कबीर ने कहा, कुछ नहीं हुआ, क्या सब कुछ ठीक है? शांत हो जाओ। सार्थक ने फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर धीरे से श्रेया के पैर से कांच के टुकड़े निकाले और फिर एंटीसेप्टिक निकालकर सार्थक ने श्रेया के घाव को धीरे से साफ किया और कहा, घाव गहरा है, उसे स्टिच लगाने पड़ेंगे। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं कोई स्टिच नहीं। अंबिका ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि एक ड्रेसिंग काफी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन इसे ठीक होने में काफी टाइम लगेगा, सार्थक ने कहा। मुझे लगता है कि जानवी के पैर में मोच आ गई है, महेंद्र जी ने कहा। रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, कबीर तुम श्रेया को गेस्ट रूम में लेकर जाओ। कबीर ने अपना सिर हिलाया और श्रेया को लेकर गेस्ट रूम के अंदर चला गया। गेस्ट रूम, उसे बेड पर लिटाकर कबीर ने पूछा, क्या तुम कमजोर महसूस कर रही हो? क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? अपना चेहरा उसके सीने पर दबाते हुए श्रेया ने कहा, नहीं, मेरे साथ रहो, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत करो, कबीर ने कहा।
मुझे खून से नफरत है कबीर, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं, श्रेया ने कहा। थोड़ी देर रुककर श्रेया ने कहा, एक दिन जब मैं और मेरी माँ और हमारे पुराने घर गए तो हमने देखा मेरे पापा फर्श पर खून से लथपथ पड़े हैं। मेरे पापा ने सुसाइड कर लिया था, उन्होंने अपना गला काट लिया और खुद को मार डाला। मुझे तब से खून से नफरत है कबीर, मुझे ब्लड बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे बहुत ज्यादा नफरत है इन सब चीजों से। कबीर ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ओके श्रेया, तुम इन सब के बारे में मत सोचो। फिर उसके गाल को सहलाते हुए कबीर ने कहा, थोड़ा आराम कर लो, तुम मुझे छोड़कर कहीं जाओगे तो नहीं ना? श्रेया ने पूछा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बाहर कुणाल, तुम जानवी को उसके रूम में ले जाओ, नीरज जी ने कहा। जानवी ने उठने की कोशिश की और कहा, कोई बात नहीं, मैं फ्लेक्सी कंपाउंड में वापस जा सकती हूँ। महेंद्र जी भौचक्का होकर बोले, तुम अपना ख्याल कैसे रखोगी? तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए अपने पापा से बहस मत करो और उनकी बात सुनो। लेकिन जानवी ने कहा। उसकी बात काटते हुए आराध्या ने कहा, जानवी, नाना जी और पापा की बात सुनो और यहाँ रहो। जानवी ने आह भरी और सिर हिलाया। मैं न्यूट्रिशनिस्ट को यहाँ आने के लिए कहूँगा, रुद्र ने कहा। 2 सप्ताह बाद कबीर ने 1 हफ्ते तक श्रेया को जमीन पर पैर नहीं रखने दिया और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। और जब सार्थक ने बताया कि श्रेया की चोट अब पूरी तरह से ठीक है, तभी उसने श्रेया को कपूर मेंशन जाने दिया। अपने न्यू बिजनेस की प्लानिंग के लिए सब कुछ पहले से तैयार था। प्लेस, इंटीरियर, एम्प्लॉय, सिर्फ उनके कैफे के लिए एक नाम यूज करना ही बाकी था। जब किसी ने इस बारे में जूही को बताया तो वह आसानी से इसमें एग्री हो गई, क्योंकि उनकी लिटिल प्रिंसेस लगभग 1 साल की हो चुकी थी, तो इसीलिए उसे बाहर जाकर काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जानवी भी परमानेंटली कपूर मेंशन में शिफ्ट हो गई थी। अब तक कुणाल और महेंद्र जी भी उससे ठीक से बात करने लगे थे। जानवी को वह सब वापस मिल रहा था जो उसने अपने स्टूपिडिटी की वजह से खो दिया था। लेकिन क्या जानवी इस बार बदल जाएगी या फिर पिछली बार की तरह सब कुछ खो देगी? सिंघानिया पैलेस। हनी, तुम्हें रेड चाहिए या पिंक? रुद्र ने पूछा। कुछ भी चलेगा, आराध्या ने कहा। काफी देर सोचने के बाद रुद्र ने रेड कलर की प्लेट उठाई और किचन से बाहर चला गया। फिर आराध्या के सामने प्लेट रखते हुए रुद्र ने कहा, यह। आराध्या मुस्कुराने लगी और प्लेट में खाना परोसने लगी। रुद्र ने राहत की सांस ली। आराध्या अब तो 25 वीक की प्रेग्नेंट थी और वह और ज्यादा बहुत मोटी हो गई थी। पिछली बार जब रुद्र उसके लिए येलो कलर की प्लेट में खाना लेकर आया था तो वह यह कहते हुए गुस्सा हो गई थी कि उसे उसकी परवाह नहीं है और यह भी नहीं पता कि उसका फेवरेट कलर क्या है। और रुद्र को उसे खुश करने के लिए उसे कई घंटों तक मनाना पड़ा और उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर भी ले जाना पड़ा। उसके पास बैठकर रुद्र ने पूछा, आज तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं आज कपूर मेंशन जाना चाहती हूँ, आराध्या ने कहा। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। जानवी ने फिर से कपूर मेंशन में रहना शुरू कर दिया था। हालांकि रुद्र को उसके नेचर में कोई भी निगेटिविटी नहीं दिखाई दी थी, लेकिन उसे आराध्या की बहुत ज्यादा परवाह थी। आराध्या, मैं चाहता हूँ कि तुम जानवी से केयरफुल रहो, रुद्र ने कहा। आराध्या ने आह भरी और कहा, हाँ मुझे पता है, मुझे अभी भी लगता है कि शायद वह कुछ करने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन अगर उसने इस बार तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं इस बार उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, रुद्र ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, ठीक है, लेकिन आपको इसके बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है, रुद्र ने आह भरते हुए कहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम केयरफुल रहो। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वह सच में बदल रही है। अगर ऐसा है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुद्र ने कहा। चलिए देखते हैं क्या होता है, आराध्या ने कहा। हाँ, ऑफिस जाने से पहले मैं तुम्हें कपूर मेंशन तक छोड़ दूंगा, रुद्र ने कहा। बेस, रॉकी ने भौं चढ़ाई और चिल्लाया, क्यों कबीर? क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है, कबीर ने कहा। यह सब कुछ स्टेबल और अच्छा है तो फिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, रॉकी ने कहा। मैं इतनी बड़ी चीज को उससे दूर नहीं रखना चाहता, यह गलत है, कबीर ने कहा। कुछ भी गलत नहीं है। और क्या तुम सच में चाहते हो उसे बताना कि तुम लोगों को टॉर्चर करते हो? क्या तुम पागल हो गए हो, रॉकी चिल्लाया। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं असल में क्या करता हूँ और मैं क्या हूँ। मैं लोगों को बहुत टॉर्चर करता हूँ और ऐसा करके बाद में मुझे खुशी मिलती है। मुझे खून पसंद है, उसे लोगों के खून से खेलना अच्छा लगता है। मैं उसे यह बताना चाहता हूँ, यह जानने की हकदार है, सब कुछ मेरे बारे में सब कुछ जानने का हक है उसे, रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा मत करो। कभी तुम खुश हो
तुम श्रेया के साथ खुश हो, कबीर ने कहा। मैं उसे अपना सच नहीं छुपा सकता। क्या होगा अगर वह सच्चाई जानने के बाद चली गई? रॉकी ने पूछा। कबीर ने हंसते हुए कहा, फिर मेरे दोस्त तुम्हें और मुझे यहाँ वापस आना होगा। और तुम्हारे बारे में क्या कबीर, क्या तुम सब कुछ संभाल पाओगे? रॉकी ने पूछा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आई विल बी ओके। उसका कंधा थपथपाते हुए रॉकी ने कहा, इसके बारे में सोचो, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। वह कब आ रहे हैं? कबीर ने पूछा। 2 दिन में, रॉकी ने कहा। कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ने क्या कहा? आराध्या ने पूछा। वह बहुत कमजोर है, कुणाल ने कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हेल्दी फूड नहीं खाती, महेंद्र जी ने कहा। जानवी ने आह भरते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा कि मेरा वजन थोड़ा कम है, लेकिन अगर मैं कुछ विटामिन की गोलियां लेती हूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगी। आपने इन 4 दिनों में 2 किलो वेट लॉस किया, कुणाल ने कहा। आराध्या ने आह भरते हुए कहा, मैं अंबिका तुम्हारी रिपोर्ट एक बार देखने के लिए बोलूंगी। अगला चेकअप कब है? 2 हफ्ते में, कुणाल ने कहा, जो जानवी के यहाँ पर मुंह ऑन करने के बाद उसके साथ चेकअप के लिए जाता था। ठीक है, जाने से पहले मुझे अपनी रिपोर्ट दे दो, आराध्या ने पूछा। जानवी मुस्कुराई और सिर हिलाया। सब के ऑफिस जाने के बाद जानवी और आराध्या ने गार्डन में वर्क करने का डिसीजन लिया। तो सब कैसा चल रहा है? आराध्या ने पूछा। सब कुछ अच्छा है। मेरा मतलब है कि सब बहुत अच्छे हैं, पापा, कुणाल, नाना जी, सूरज अंकल, रिद्धिमा आंटी, जानवी ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, वह हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं। जानवी, तुम्हें भी इस चीज का कभी एहसास नहीं हुआ? जानवी ने अपना सिर नीचे किया और कहा कि मैं उसकी बात काटते हुए आराध्या ने कहा, मुझे तुमसे किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए जानवी, मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि तुम समझो तुम्हारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। पापा ने हमेशा हम सबको बराबर प्यार किया है। यह सिर्फ तुम थी जिसे लगता था कि वह तुमसे प्यार नहीं करते, लेकिन पास्ट में जो भी हुआ वह सब कुछ भूल जाओ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जो वापस मिला है उसे संभाल कर रखो। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार हम सबको निराश नहीं करोगी। थोड़ी देर रुककर आराध्या ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने क्यों मोहित के साथ जाने से इनकार कर दिया, लेकिन यह लाइफ है और तुम्हें अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का पूरा हक है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार पहले जैसी गलती नहीं करोगी। ग्लोरी रेजेंसी। जब कबीर वापस आया तो उसने देखा श्रेया ब्राउनी बनाने में बिजी थी। पीछे से उसे गले लगाते हुए कबीर ने पूछा, क्या बना रही हो? उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए श्रेया ने कहा, मैं तुम्हारे लिए ब्राउनी केक कर रही हूँ। मैं आखिरकार आज तुम्हारी डिलीशियस ब्राउनी टेस्ट कर पाऊंगा, कबीर ने कहा। श्रेया हंसी और कहा, हालांकि यह इतना अच्छा नहीं है। उसकी नेक पर किस करते हुए कबीर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे कॉस्मेटिक लेकर आया हूँ, मैं खुद भी ला सकती थी, श्रेया ने कहा। थोड़ी देर रुककर कबीर ने कहा, श्रेया, हाँ। कबीर ने कहा, मैं कल वापस नहीं आऊंगा, कबीर ने कहा। श्रेया ने भौचक्का होकर पूछा, क्यों? मुझे थोड़ा काम है, कबीर ने कहा। पीछे मुड़कर श्रेया ने कबीर के गले में अपनी बाहें डाल दी और पूछा, तो फिर तुम कब आओगे? शायद परसों, कबीर ने कहा। शायद इसका मतलब क्या है? तुम्हें पता नहीं कि तुम कब आओगे? श्रेया ने पूछा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि यह मेरे एक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर रहना होगा क्योंकि यह तुम्हारा घर है। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमारा घर? यह जगह मेरे लिए घर नहीं, अगर तुम यहाँ नहीं हो, उसके सर को चूमते हुए कबीर ने कहा। एक अच्छी लड़की की तरह यहाँ पर रहना ठीक है। इस जगह की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और मैं नहीं चाहता तुम्हारी बहन की वजह से तुम्हें फिर से कोई हर्ट करे। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, अब जल्दी से मेरे लिए ब्राउनी बनाओ। सिंघानिया इंडस्ट्रीज, आपको उसे रोकना होगा बॉस, रॉकी ने कहा। रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर उसने ऐसा किया तो वह सब कुछ बर्बाद कर देगा। रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, वह जो करना चाहता उसे करने दो बॉस, रॉकी ने कहा। उसकी बात काटते हुए रुद्र ने कहा, हम उसे नहीं रोक सकते और यह बात तुम दोनों को ही पता है कि वह जो कर रहा है बिल्कुल सही है। थोड़ी देर रुककर रुद्र ने कहा, मैं समझता हूँ कि तुम दोनों किस बात को लेकर इतनी टेंशन में हो। मैं भी नहीं चाहता कि कबीर किसी तरह से हर्ट हो, लेकिन मैं उसे श्रेया को उसकी सच्चाई बताने से भी नहीं रोकना चाहता। मैंने भी एक गलती की, मैंने पहले तुम्हारी मैडम से बहुत कुछ छुपाया और मुझे इसकी भारी
कीमत चुकानी पड़ी। अब मैं नहीं चाहता कि कबीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। रजत और रॉकी ने आह भरी और सिर हिलाया। क्या होगा अगर वह सच्चाई जानने के बाद उसे छोड़ दे? हम सभी जानते हैं कि कबीर श्रेया से कितना प्यार करता है, उसके जाने के बाद उसका क्या होगा? रजत ने पूछा। और जिस तरह से वह उसे अपनी बातें बताने की प्लानिंग कर रहा है, वह सच में बहुत दयावान है। जब हम उसे क्रूरता से लोगों को टॉर्चर करते देखते हैं तो हमें भी डर लगता है। और यह सब देखकर उस लड़की बेचारी का क्या होगा आगे जाने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।